और किसी को कहीं अकड़ वकड़ आ गई होगी तो थोड़ी सा उठ के बैठ जाओ। बहुत ही बढ़िया आयोजन, अच्छा लगा। महेश्वर तहसील की इस आदिवासी जमीन पर आकर, बबलाई गांव है, पहली बार सुना और पहली बार आए हैं। और पहली बार आने के बाद में जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम देखा, बहुत ही खुशी हुई। इसलिए आयोजन कमेटी के लिए एक जोरदार तालियां बजा दो। कार्यक्रम करना, लोगों को इकट्ठा करना, घर घर जाके प्रचार प्रसार करना, इतनी संख्या में लोगों को इस पांडाल के नीचे लाना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। उसके लिए आदमी को यहाँ से भी, हाथ पैरों से भी, यहाँ से भी काम करना पड़ता है और सर के बाल भी गंवाने पड़ते हैं। ये लोग अच्छे से, नेता लोगों को पता है कि भीड़ कैसे इकट्ठी होती है, लेकिन हमारे समाज के लोग बिना पैसे की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। आज हम लोग जब रास्ते से आ रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि मालवा और निमाड़ की धरती के बीच का कोना लग रहा है, उधर पहाड़ दिख रहा है बड़ा सा, वहां शायद महू की धरती है। महू है ना सामने, पाताल पानी वगैरह, और नीचे हम बबलाई महेश्वर आ गए। इधर अहिल्या का घाट है, उधर टंट्या मामा का सैल्यूट घाट है। वहां ट्रेन यहां से चढ़ती, वहां जाके रुकती है। और क्या संगम आपने बनाया कि बबलाई में मूर्ति लगा दी। यही तो इतिहास बनाने के लिए हम लोग निकले हैं। अभी मुझे नहीं मालूम इधर क्या चलता है क्या नहीं, बहुत सारी चीजें चलती रहती है समाज में। कभी अच्छा बोलना होता है, कभी बुरा भी बोलना होता है। समाज के कार्यक्रम में आते जाते हैं, ठीक है, संघर्ष है, सस्पेंड मामूली बात है। भाई संचालन करता बोल रहे थे, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं, इस देश में आदिवासियों की स्थिति की बात करते हैं, तब ये जो आधे आधे फोटो दिख रहे हैं, जिनके आधे आधे कपड़े दिख रहे हैं, इधर देख सकते हो आप बिरसा मुंडा, टंट्या भील को देख सकते हो आप। ये जो टोपी लगाई बैठे, आजकल हमारे नए नए लड़के रॉबिन हुड स्टाइल में टोपी लगा के घूमते हैं ना, ये उस समय ऐसी ब्रांडेड टोपियां नहीं आती थी, लेकिन उस समय टंट्या मामा ने उसका आविष्कार कर दिया था, लोगों से बचने के लिए, जमींदारों से बचने के लिए, अंग्रेजों से बचकर निकलने के लिए। ये देखिए इधर हमारी रानी दुर्गावती, शहीद ख्वाजा नायक, राणा पुंजा भील, भीमा नायक। जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हो उधर बाबा साहब की है, कोट टाई पैंट में। जब लड़ाई यहां से शुरू हुई थी तब कपड़े नहीं थे, तब हमारे पास जल जंगल जमीन था, इस देश के मूल मालिक हुआ करते थे हम लोग। तब लड़ाई इस जगह से, इस कोने से चालू हुई थी, तब हम इस देश के मालिक हुआ करते थे। लेकिन हालत ऐसे हुई कि धीरे धीरे कपड़े उतरते गए। आखिर में संघर्ष का परिणाम हुआ कि जब सारे लोग शहीद हो गए समाज के लड़ते लड़ते, तब बाबा साहब जैसा व्यक्ति पैदा हुआ और एक बड़ा सा संविधान लिखा। और संविधान के बदौलत जिनके संघर्ष थे यहाँ से लाभ लेकर वहां तक जब ये शहीद हुए, तो उन शहीदों के संघर्ष को एक किताब के माध्यम से इस देश को चलाने के लिए एक ग्रंथ तैयार किया। इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, जिनको हम लोग बाबा साहब कहते हैं। उन्होंने एक संविधान का निर्माण किया, उस समिति के अध्यक्ष थे। और जब वो संविधान इस देश पर लागू हुआ, तब इस देश में 5वीं अनुसूची आदिवासियों के अधिकार में। अब ये 5वीं अनुसूची ऐसे ही नहीं कि 1947 1949 में पैदा हुई, ये 5वीं अनुसूची की ड्राफ्टिंग 1935 से पहले से पैदा हो गई थी। जब हमारे देश में, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये जो आधे कपड़े वाले लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय ना 5वीं अनुसूची का उल्लेख था, ना संविधान था, ना अंग्रेज थे, ना साहूकारों की चलती थी। उस समय ये लोग जब आर्य आए, विदेशी आक्रमणकारी आए, अभी हमारे से पहले पूर्व वक्ता बोल के गए कि बाहरी लोग आते हैं, उनके बंगले बने हैं, उनके बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, उनकी स्कूलें संचालित हो रही है, उनके धर्मशाला संचालित हो रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां है, लेकिन आदिवासियों के पास क्या है? तो उस समय हमारे पास सब कुछ हुआ करता था, जल जंगल जमीन हमारे लिए सब कुछ हुआ करता था। आज आदिवासियों की पहचान क्या है? एक आदिवासी की जमीन का टुकड़ा जो रहता है, उसकी संस्कृति से जुड़ा रहता है, उसकी सभ्यता से जुड़ा रहता है, उसकी अस्मिता से जुड़ा रहता है। यदि आदिवासी की जमीन ही छीन ली जाए तो उसकी सारी पहचान खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे समाज के क्या हाल है? हम लोग बोलते हैं कि पुराना सर्वे रिकॉर्ड उठा के देख लो, 63% आदिवासियों की जल जंगल जमीन थी। आज क्या हाल है? मात्र 7% जमीन है।
उसमें से भी 3% मालिकाना हक शासकीय जमीन के रूप में सरकार के पास है। तो कहाँ गई वो जमीन? क्या जमीन निकल गई या आसमान खा गया? सवाल तो बनते ना। अब हमारे बीच में कुछ नेता आए थे, बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैं तो किसी की टांग खींचने का काम नहीं करता हूँ। आज हम टंटा भील की मूर्ति लगा रहे हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है। लेकिन यही जो नेता है, जब इनकी सरकार बनती है, महेंद्र भाई बोल के गए, सच कह रहा, हम भी ठोकर खा के आए। ये जब इनकी सरकार बनती है तो पीले गमछे वालों को भूल जाते, लाल गमछे वालों को भूल जाते, नीले गमछे वालों को भूल जाते। और ये जो सरकार वर्तमान में, वो हमको बोलती है कि तुम जैस की वजह से बन के आए हो। किनको बोलती है? कांग्रेस को। और कांग्रेस वाला बोलते हैं कि हम तो हमारी वजह से जीत के आए। ये साला आदिवासी दोनों के बीच में पेंडुलम बन के लड़ रहा है। इधर भी फुटबॉल की तरह लात खा रहा था, इधर भी लात खा रहा है। ना कांग्रेस काम कर पाई, ना बीजेपी काम कर पाई। अभी नया लॉन्च हो गया, आप भी हो गया, गुजरात में बाप भी चले गया, बेटी भी निपट गया। तो आप लोग सोच समझ के काम करना भाई। समाज के नाम पर वोट लेने वाले 1000 लोग मिलेंगे। समाज के नाम पर आपके बीच में सामाजिक आयोजन होंगे, बड़े बड़े मंच होंगे, बड़ी बड़ी रैलियां होगी, बड़ी बड़ी सभा होगी। आज आदिवासियों के नाम पर राज नहीं चाहिए, आज आदिवासियों के काम पर राज नहीं चाहिए, आज आदिवासियों के लिए राज होना चाहिए। लेकिन वो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बड़े बड़े चौराहे हो गए आदिवासियों के नाम, बड़े बड़े अस्पताल हो गए, क्या रेलवे स्टेशन हो गया, कोई जंक्शन हो गया, कोई बस स्टैंड हो गया। तो क्या आदिवासियों को फ्री का खाना मिल रहा है? क्या आदिवासी को फ्री की जमीन मिल रही है? क्या फ्री का आदिवासी को प्लेटफॉर्म मिल रहा है? क्या फ्री की शिक्षा मिल रही है? आपसे मैं सवाल पूछूं। नहीं ना। आप वो राशन जो फ्री में लेने जा रहे हो ना, 1 रुपए किलो राशन वाला, उसके लिए भी आपका दुश्मन आपको बोलता है कि ये फ्री फोकट के खा रहे हैं। थोड़ा सा सोच समझ के काम करो भाई। आप दुश्मन, आपका अधिकार ही जब आप लेते हो, जो आरक्षण है, जो समाज का प्रतिनिधित्व है। आज एक छोटा सा सरपंच पंच जो है, विधायक है, हमारे समाज के प्रतिनिधित्व चुन के जाते हैं, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, MP MLA हो, वो सारे के सारे समाज के आरक्षण के नाम पर जा रहे, प्रतिनिधित्व के नाम पर। लेकिन वो लोग बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। लेकिन गैर आदिवासी क्या बोलता है? देखो ये फ्री फोकट का खा रहे हैं। नौकरी करता है तो उसको बोलता है ये फ्री की नौकरी कर रहा है। अबे तुम्हारे बाप ने दिया क्या हमको नौकरी? ये लोग आधे आधे कपड़े में लड़के हमारे लिए लड़ते थे। ये हमारे लिए नहीं, महेंद्र भाई अभी बता के गए, ये गैर आदिवासियों के भी लड़ते। इन्होंने पूरे देश की जमीन बचे, पूरे देश का जल जंगल जमीन बचाया, इस देश का पर्यावरण बचाया। क्या इस देश में जो हवा चलती है सिर्फ आदिवासी लेता है? क्या इस देश में माइनिंग जो निकलती, रेत निकलता है, कोयला निकलता है, पेट्रोल निकलता है, वो सिर्फ आदिवासी खाता पीता है क्या? नहीं। इस देश में जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सब लोगों के बीच में बंटवारा होता है, सरकार के माध्यम से सबके पास जाता है। लेकिन क्या हाल है हमारे समाज के ट्राइबल जितने भी योद्धा थे, आज भीमा नायक के नाम पर एक बड़ा सा म्यूजियम बनाया बड़वानी में, कोई माल्यार्पण करने नहीं आता है। टंटा भील की मूर्ति जरूर लगी है पाताल पानी में, भंवर कुमार में, लेकिन अब देखते हैं 10 साल बाद में कितने याद करते हैं। इससे पहले भी यही हाल था। आदिवासियों के नाम पर राज नहीं होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आदिवासियों के लिए काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। एक बार मूर्ति लगा दी, एक बार माल्यार्पण कर लिया, एक बार पीला गमछा डाल लिया, एक बार जय जोहार बोल दिया, हमारे लोग खुश हो जाते हैं। अरे मजा हो गया यार, प्रधानमंत्री जी ने आज तो हमारा जय जोहार बोला तो हमारा आदिवासी हो गया, ये भी अब हमारा राज हो गया। ऐसा नहीं है। ये आपका सम्मान है, आपका क्षेत्र है, आपका उद्बोधन है, कोई बोल रहा है। पीला गमछा डाल के कितने लोग टिकट ले आए यार, कितने लोग सौदा करके आए। आज रतलाम में क्या हुआ? पीला गमछा डाल के ही आंदोलन हुआ, पीला गमछा डाल के ही किसी ने सांसद की गाड़ी फोड़ी। आज हमारे 4 लोग अंदर है। तो गमछा ही सब कुछ नहीं है, झंडा ही सब कुछ नहीं है, संगठन ही सब कुछ नहीं है, क्षेत्र ही सब कुछ नहीं है। आपके अंदर विचारधारा होना चाहिए, और विचारधारा ये सारी की सारी शहीदों की होना चाहिए। नहीं तो आप तो भील भिलाला पटलिया बारेला गोंड कोरकू में सब बटे, कोई नीला उठा के घूम रहा है, कोई पीला उठा के घूम रहा है, सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। हम बीच में लटके पड़े हो, हम देख रहे हैं। हमको मजबूरी में सब जो जाना पड़ता है, और एक आधी जगह नहीं जाए तो 4 लोग खटक से लिखने लग जाते हैं। क्यों रे गिलाले गया क्यों नहीं गया, क्यों भील के यहाँ क्यों नहीं गया, क्यों बारेला के यहाँ क्यों नहीं गया, क्यों गोंड के यहाँ क्यों नहीं गया। मैं भाई और मेरे साथ सबसे ज्यादा होता है। तो मैं उन सब लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, क्या समाज हमको तनख्वाह दे रहा है क्या इस काम के लिए?
क्या समाज हमको कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ बोनस दे रहा है क्या? कोई देता है क्या? हमारे दिल में, दिल जिगर में दर्द है समाज के प्रति। हम हमारे पैसों से जाते हैं, हम लोग भूखे पैसे भी जाते हैं, कई लोग हमको मदद करते हैं तो हम लोग एक टाइम का खाना भी खा लेते हैं। 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलवाएगा हम सोचते नहीं, घर से निकल जाते हैं, उस आंदोलन में भाग लेते हैं, उस सामाजिक आयोजन में जाते हैं और हमारा तन मन धन समय सब लगा के निकल के आते हैं। इसलिए जाते हैं कि आप जैसे 1000 लोग जो सुनते हो हमको, उसमें से 1000 नहीं तो कम से कम 100 लोग समाज के लिए समर्पित होकर कार्यक्रम करने के लिए तैयार हो जाए, इस समाज को बचाने के लिए निकले, इस समाज के आंदोलन का आगे बढ़ाए, इस समाज के लिए जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई के लिए आगे निकले। ये हमारी भावनाएं रहती है। लेकिन हमारे बीच में 4 लोग पैदा हो जाते बीच में, हमारे ही बीच में, वो बोलते हैं क्यों उधर क्यों नहीं गया, उधर भील प्रदेश में क्यों नहीं आया, गोंडवाना बोलते हैं हमारे गोंडवाना में क्यों नहीं आया। अबे हम क्या है, हम भी तो इंसान ही है, हम भी आदिवासी हैं, सब लोग आदिवासी। मैं तो कहता हूं इस देश में 8% ही आदिवासी नहीं, ये जो बाकी 85% लोग भी है ना, जिसको हम इमिग्रेट नेशंस बोलते हैं, जो बाहरी आक्रांता बोलते हैं, जो बाहरी लोग बोलते हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा आदिवासियों का ही डीएनए है। ये चाहे वो एसटी क्या बाहर हट के एससी का बन गया, कोई राजपूत बन गया है, कोई कोई मुस्लिम बन गया है, कोई ईसाई बन गया है। मैं आपको लिख के तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप जब 50,000 पुराना इतिहास देखोगे, 10,000 पुराना इतिहास देखोगे, सिंधु घाटी सभ्यता को देखोगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि बाहर के लोग तो बहुत कम आए थे, यहाँ के मूल निवासी पहले थे ना। तो ये सब रोटी बोटी बेटी के संबंध में कहीं ना कहीं कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग हमारे भी पहाड़ियों में जाके बसे और रोटी बेटी का संबंध भी हुआ, हमारी बहनों की शादियां हुई, कुछ उनकी बहनों से हमारे बेटियों की शादी हुई, इस तरह के से वंशज तैयार हुए और सब अपने अपने जातियों में टुकड़ों में बढ़ते गए। तो वो जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि 85% मूल निवासी, तो मैं उस 85% के कॉन्सेप्ट को समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इस मंच से ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस देश में यदि मूल निवासी आदिवासी समाज है, तो ये जो बाकी लोग हैं ना इमिग्रेट नेशंस बोलते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं आदिवासियों का थोड़ा डीएनए छींटे गए हुए भाई, और छींटे गए हुए इसीलिए इतनी होशियारी करते हैं, नहीं तो बाहरी लोग सब इस देश को छोड़ के भाग गए। कुछ लोग बचे हुए हैं, कुछ ही लोग बचे हुए हैं जो हमको बार बार वनवासी बोलते हैं, जो बार बार हमको गिरिजन बोलते हैं, जो बार बार हमको पहाड़ी बोलते हैं, जो बार बार हमको बाहरी लोग बोलते हैं। उन्हीं का डीएनए थोड़ा सा गड़बड़ है, उन्हीं का डीएनए संक्रमित है, तो हमको उनके पहचानने की जरूरत है। जब हम पहचानने लग जाएंगे तो हम लोग सबको धीरे धीरे अपनी जात से बाहर करने लग जाएंगे। और हम लोग ये मिशन चलाने के लिए निकले हैं। कई वक्त आए, सब अपनी अपनी बातें करके गए हैं, अच्छे संदेश गए, लेकिन अंततः जब लाइट जल गई तब महसूस हुआ कि आखिरी में जो लोग चले गए, उसके बाद जो लोग बचे हुए, ये समाज के सच्चे लीडर हैं। आज उनके लिए आप जोरदार तालियां बजा दो, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कार्यक्रम में जो दरी बिछाता है और आखिरी में दरी उठाता है, ये फ्लेक्स उठाता है, ये मंच संभालता है और ये टेंट उठवाता है, वही समाज का सच्चा कार्यकर्ता। ये हमने काम शुरुआत से किया है, इसीलिए मैं उनके लिए तालियां बजवा रहा हूँ दोस्तों। बाकी बहुत सारे और भी वक्ता है, समय हो चुका है, आप लोग और भी लोगों को सुने, कोई उठ के नहीं जाए, सबका अपना अपना मनोबल होता है, भले 4 लोग रहे, 40 लोग रहे, समाज का कार्यक्रम है, आखिरी में 4 लोग भी बचे तो उनको सुन के जाना चाहिए, उनकी बातों को अपने दिमाग में डालना चाहिए। और सभी आर्टिकल की बात हो गई, संविधान की बात हो गई, क्या क्या अधिकार है, पैसा एक्ट की बात हो गई है और सरकार की बात हो गई, इसलिए मैं उन चीजों पर इसलिए नहीं गया। मेरी कोशिश रहती है कि जो सब लोग बोल जाते मैं उसको छोड़ जाता हूँ, और जो छूट जाती वो चीज मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो हो सकता है कि मुझसे कुछ गलत बोला गया हो, कुछ अच्छा भी बोला गया हो, तो गलती हुई तो माफी भी चाहूंगा। संचालन कमेटी और आयोजन के लिए कोई गलत मैसेज ना जाए इस मंच के माध्यम से, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आपने आयोजन बहुत अच्छा किया, ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम है। हमने हर जगह लगभग मूर्तियां बिठा दी है, लेकिन मूर्ति बिठाने के साथ साथ में अब मेरी एक और इच्छा है कि मूर्तियां हमने इतनी लगा दी, हर चौराहे पे, हर गांव में लगभग हमारी अच्छी अच्छी जगह मूर्तियां लग गई।
तो मूर्तियों के साथ में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब जहां भी मूर्तियां लगे, जिस भी गांव में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी ब्लॉक में, जिस भी जिले में मूर्तियां लगे, उसके पास में एक ऐसी व्यवस्था करें, या तो सामुदायिक भवन बने या फिर एक हॉल बनवाए सामुदायिक फंडिंग करके, एक दो रुपए, 500 हजार 2,000 जो भी चंदा कर सके, उसके माध्यम से चंदा करके वहीं पर एक लाइब्रेरी बनाए। उस लाइब्रेरी में हमारे संवैधानिक हक अधिकारी नहीं, हमारे बच्चों के पढ़ने लिखने के संसाधन भी होना चाहिए, उनको आगे बढ़ने की जानकारी, समय समय पर उनके सेमिनार होना चाहिए, किस तरह से वो 10वीं पढ़ने के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, 12वीं के बाद में कौन से कॉलेज में जाए, कौन सा भाई बीई करना है कि एमबीए करना है कि एमएससी करना है कि बीएससी करना है कि डॉक्टरी करना है कि एलएलबी करना है, ये सारी चीजों की व्यवस्था वहां से होनी चाहिए। साथ में जल जंगल जमीन से लेकर हर चीज के हमारे संवैधानिक हक अधिकार के जो मुद्दे हैं वो भी वहां पर हमको समय समय पर वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में वो चलाते रहना चाहिए, और निःशुल्क कोचिंग का भी संचालन वहां से होना चाहिए। तो ये मेरा अंतिम सुझाव था, आपने मुझे सुना, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।